अभिनय जी स्वागत है। आदित्य जी ने तो किया, मेरा भी स्वीकार कीजिए अभिवादन। क्रेडिट आप लेना चाहेंगे, मैं सीधे देता हूं, या आप इसमें कुछ और छोड़ना चाहेंगे? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के आपने काफी काम किया था। इस देश में जो एक नैरेटिव चला, बहुत सारी बातें, और जब आपकी एक पुस्तक भी थी ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मैं जानता हूं और समझता हूं कि हमारे यहाँ मौजूद कई पत्रकार लोग, उन्हें पता है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स ये आईएसआई की ग्रीन बुक का एक पुराना फॉर्मूला है जो भारत के विरुद्ध में एक बड़ा षड्यंत्र है। उसमें किस किस तरीके की चीजें चलती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, और ये बाह्य सुरक्षा से अधिक, सैन्य सुरक्षा से अधिक ये आंतरिक सुरक्षा का विषय, क्योंकि जब आप ब्लीडिंग इंडिया कहेंगे और थ्रू 1000 कट्स, तो कट्स जो है वो भीतर से लगाने पड़ेंगे। आप उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और उस कट्स को लगाने का एक टूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लंबे अरसे से था। और एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि ये सिमी का ही रूप है, ये कोई नया नहीं है, और सिमी कब बंद हुआ नहीं हुआ, वो सिर्फ नाम बदला है। इस बात के लिए ठीक है, आप शुभकामना और बधाई आपको कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मगर यहां से जरा आगे देखें, क्या आप ये मानते हैं कि जैसा सिमी के साथ हुआ, उसे बैन किया गया, सिमी ही कन्वर्ट हो गया पीएफआई, इसे बैन किया गया, अभी ABCDEFGH किस और नाम से कहीं ना कहीं तो आएगा। ये एक्टिविटी कितनी कर्ब होंगी? आप सिर्फ नाम और संगठन पे प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे, आप उनके फंड्स के, उनके पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा स्टडी किया है। आइडिया क्या समझ में आता है यहां से आगे ये कहां जाने वाला है? धन्यवाद राज जी। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात करते हैं तो एक बड़ा भारी भरकम सा और थका देने वाला एक ऐसा विषय ध्यान में आता है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, इस सत्र में भी आपको ऐसा लगेगा शायद, कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इतनी रोचकता रहती है जितनी रोचकता नानी की कहानियों में रहती है, उतनी सरलता रहती है जितनी नानी की कहानियों में रहती है। और ये बहुत इंटेलेक्चुअल एडिलीट का सब्जेक्ट न बना करके इसको आम जन का विषय बनाया जाए। अब हम पायदान पर खड़े हैं, या समय की उस स्थिति में हम खड़े हैं, इसलिए भी आगे की बात पे हम आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय राजनीति में कई सारे बदलाव आए। अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस समय काल परिस्थिति में हम जी रहे हैं, तो ये एक ऐसा समय है, समय का पड़ाव है, जहां की जो शाश्वत मुद्दे थे भारतीय राजनीति के, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसमें से पहले 5 मुद्दे ये डाई डाउन हो गए हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको एड्रेस किया है, या तो 100% एड्रेस किया, या जो बचे हुए विषय हैं उनको वॉर फुटिंग पर एड्रेस कर रही है। तो बिजली विषय नहीं है, बिजली नहीं होना विषय नहीं। अब ये विषय है कि 24 घंटे बिजली नहीं रहती है, 23 घंटे बिजली रहती है, क्यों 1 घंटे कटती है। सड़क विषय नहीं है, सड़क पे अब ये विषय है कि 1 महीने से सड़क पे एक छोटा सा गड्ढा है, वो भरा क्यों नहीं जा रहा है। तो एक इलेक्टोरेट के नाते, एक सिटीजन के नाते हमारे एस्पिरेशंस का जो लीग है वो बदला है, हमने एक लीग आगे उसमें अचीव किया है। तो क्या हो जाएगा, उसमें एक मुद्दा है जिसकी उम्र आने वाले 10 साल बचेगी, वो रोजगार का विषय है, उसको भी वॉर फुटिंग पे एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, भारतीय राजनीति मुद्दा विहीन हो जाएगी? क्या आने वाली पार्टियां पिछले जो सत्ताधीश हैं उनको कोसना बंद कर देंगी? जैसे पिछली सरकारों को सब कोसते थे कि भाई इन्होंने बिजली पे काम नहीं किया, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया। फिर दूसरी सरकार आ गई तो पूर्ववर्ती सरकार को कोसती थी। अब ये विषय खत्म हो जाएंगे तो क्या भारतीय राजनीति मुद्दा विहीन हो जाएगा? नहीं। ये जो वैक्यूम है, ये जो स्पेस है जिसपे ये 5-6 जो शाश्वत विषय थे, इन स्पेस में राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का मुद्दा बनेगा, और बहुत कोर इशू बनेगा। उतना ही कोर इशू बनेगा जब जितने ये शाश्वत जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं ये बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले कहा, गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो गुजरात नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा फर्टाइल ग्राउंड था। ये चुनाव के संदर्भ में कही गई बात है। एक पार्टी जो अपना फ्यूचर तलाश रही है गुजरात में, उसके संदर्भ में कही गई बात है। और प्रधानमंत्री ने, मुझे याद नहीं है कि नक्सलिज्म और गुजरात को लेकर के इतनी बड़ी बयान कभी दी थी। मतलब यह है कि इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज फोरफ्रंट के इश्यूज बनने वाले हैं हमारे साथ। अब राज्य की बात पर आते हैं। पीएफआई ताजा मामला है, अभी तुरंत बैन हुआ है। हम लोग पीएफआई पे पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, और पीएफआई पे 10 सालों से काम करने के दौरान यह समझ में आया कि ये जो संगठन है
एक रेडिकल इस्लामिक आउटफिट था पीएफआई, बैन हो गया, लेकिन इनके काम करने के जो तौर तरीके हैं ये पुराने नहीं है। ये पुराने हैंगओवर में अगर इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हम चुप कर बैठेंगे। ये शुद्ध रूप से जो हमारे भारतीय संविधान के सॉफ्ट प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हुए दिखना चाहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स चला रहे हैं, बच्चियों के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ओल्ड एज होम्स पे काम कर रहे हैं, और सच मानिए तो ये सही में काम कर रहे हैं। इनका सही में बड़ा काम है, लेकिन उस काम को अगर आप इनकी वास्तविकता मान लेंगे तो आप छले जाएंगे। ये एक मॉडस ऑपरेंडाई है, दुनिया के कई संगठन इस मॉडस ऑपरेंडाई का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जमातू दावा है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन के नाते पाकिस्तान में और दूसरे देशों में, म्यांमार वगैरह भी कई देशों में वो काम करता है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो मालूम चलता है कि ये टेररिस्ट से कनेक्टेड नहीं है, ये बेसिकली टेररिस्ट आउटफिट है। पीएफआई भी कोई टेररिस्ट से कनेक्टेड संगठन नहीं था, कोई सिमी से कनेक्टेड संगठन नहीं था, पीएफआई ही सिमी था। सिमी ने जो गलतियां की उन गलतियों को पीएफआई नहीं दोहराना चाहता था, अपने मोडस ऑपरेंडाई काम करने के तौर तरीकों में बदलाव किए, ज्यादा संवैधानिक दिखने का प्रयास किया। ऊपर की जो कवर थी इतनी मोटी स्टील की परत की तरह थी कि आप अंदर घुस नहीं सकते हैं, अंदर घुसेंगे तब मालूम चलेगा कि ये शुद्ध रूप से टेररिस्ट आउटफिट है। पीएफआई और आईसिस में इतना ही अंतर है कि पीएफआई जैसे संगठन ग्रेजुएशन है आतंकवाद के, तो आईसिस मास्टर डिग्री है। ये लेबल का अंतर है। बाकी पीएफआई जैसे संगठन, भारत को हम कई सपने देखते हैं। दो तरह के संगठन हैं या दो तरह के लोग हैं इस भारत देश में आज। एक, हम 2047 का सपना देख रहे हैं, उसमें भारत की जो वर्तमान सरकार है वो सपना देख रही है। देश से जो प्रेम करने वाला एक बड़ा जन समूह है वो सपना देख रहा है कि हम जो डेवलपिंग नेशन का टैग है हम उसको उतार फेंकें और हम दुनिया के ए लीग के देश बने। पीएफआई जैसा संगठन भी है जो ये सपना देख रहा है कि 100 साल जब भारत पूरे करेगा 2047 में, तो भारत को खंडित देखना है, भारत को रक्त रंजित देखना है, भारत के सामने जो समस्याएं हैं उनके अंबार को और ज्यादा बड़ा करना है। तो ये दो तरह के लोग हैं और दोनों हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन में हैं। तो आने वाले समय में जो आंतरिक सुरक्षा के जो विषय हैं, ये इंटेलेक्चुअल एलिट से हटाना इसलिए भी, उनके डोमेन से निकाल करके आम जन में लाना इसलिए भी जरूरी है कि अभी हम इस कार्यक्रम से बाहर निकलेंगे, अपने घरों से सुबह बाहर निकलेंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो कॉन्स्पिरेसीज की बात करते हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्रों की बात करते हैं, तो उसके फुटप्रिंट अब गली मोहल्लों में, छोटे छोटे गांव कस्बों में दिखने लगे हैं। उन फुटप्रिंट्स को देखने और समझने का जो एक तरीका डेवलप करना होता है तो बड़ा आसान है। दिमाग में एक छोटी सी स्विच है, केवल उसको ट्रिगर करना होता है कि आपने उस स्विच को ऑन किया और आपका सुबह अखबार पढ़ने का तौर तरीका बदल जाएगा। 10वें पेज में एक छोटे से कॉलम की खबर जो आपको उपयोगी नहीं लग रही थी, वह अचानक आपको उपयोगी दिखने लगेगी। वो आपको आपका उस संबंध से, उस खबर से आपको कहीं ना कहीं ऐसा संबंध दिखने लगेगा। ये एक बदलाव की जरूरत है और इसके लिए सबसे बड़ा काम यही है जो हम लोग कर रहे हैं कि इनको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कि एक क्लास 10वीं का बच्चा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को समझ सके, जान सके, इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। विनय, जो आपने कहा कि ठीक है, गली गली तक, घर घर तक ले जाना इस डिस्कोर्स को कहानी के रूप में, और इसके लिए आप धन्यवाद इन लोगों को स्वयं भी दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दशक में ये चीज़ें जिस तरह से बढ़ी, वो जो फार्मूलाज के, वो जो थ्योरीज के शेप में था, वो जमीन पर एक्शंस दिखने लगे। वो सिमी के रूप में था या पीएफआई के रूप में। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए लव जिहाद की एक छोटी सी कहानी हम पढ़ते हैं, एक कॉलम की कहीं छप जाए, क्या आप उसको पीएफआई या आईएसएस के किस बड़े एजेंडे से जोड़ सकते हैं? या जैसा रूपा जी ने अभी कहा, बंगाल में हिंदुओं के घरों पर हमला, हिंदू बच्चियों के साथ, बहुओं के साथ किस तरह का व्यवहार, क्या वाकई ये पीएफआई या आईएसएस की किसी बड़ी थ्योरी का हिस्सा है? और हाल का एक छोटा सा, ये आपने कहा ये एक्टिविटीज हमें दिखती हैं, और आपने सही कहा कि सोचने का तरीका, कि क्या उस दृष्टि से देखें या पढ़ के छोड़ दें, दोनों बातें। एक छोटा सा उदाहरण अभी हाल के दिनों में हमने दिल्ली में देखा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो मंत्री पद से इस्तीफा तो दे चुके, वो मंच किसका था, उस मंच पर कौन थे, और अल्टीमेटली जब मैंने उसके तार जोड़े तो वो जोड़ते जोड़ते मुझे पीएफआई से जोड़ते दिखे। क्या आप इसको भी कहते हैं? और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आपने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में एक बहुत अच्छा शब्द कहा था कि गुजरात में अर्बन नक्सल नए कपड़ों में घुस आए हैं। क्या इस थ्योरी को जरा समझा सकते हैं?
बदलते स्वरूप की बात करें तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पहली कहानी मान लीजिए इसको कि 2004 में दो प्रतिस्पर्धी आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा थी। इस तरीके से था कि एक दूसरे की हत्या करते थे। दो ऐसे माओवादी संगठनों का मर्जर हुआ, सीपीआई माओइस्ट और पीपल्स वार ग्रुप पीडब्ल्यूजी का। 2004 में जब मर्जर हुआ तो उसका एक डॉक्यूमेंट आया, विजन डॉक्यूमेंट, उसको स्टीर कहते हैं, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। उस स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन में कई चैप्टर्स थे। 13वां चैप्टर था जिसका नाम था यूपीयूए, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। अब ये जो यूपीयूए चैप्टर है, 13वां चैप्टर, वो 2017 में एक फुल फ्लेज्ड डॉक्यूमेंट बनता है, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत है, पब्लिक डोमेन में है, आप सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। अब ये जो अर्बन पर्सपेक्टिव से ही अर्बन नक्सल की कल्पना आई है, तो उसमें बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, कैसा होना है संगठन हमारा, हमारे नए बैटल ग्राउंड्स क्या होंगे, हमारे काम करने के तौर तरीकों में क्या बदलाव होंगे। तो पहली बात उसमें यह लिखी गई है कि टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट्स। टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट्स का मतलब यह है कि केवल सीपीआई माओइस्ट नहीं, जितने ऐसे संगठन हैं जो भारत सरकार के खिलाफ में हैं, उसमें पीएफआई जैसे संगठनों का जिक्र है और भी तमाम क्रिश्चियन मिशनरी जैसी संस्थाओं का जिक्र है, उनके साथ आपस में एक समन्वय बनाना। तो आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में जितनी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लाइमलाइट को छुआ है, उन सारी घटनाओं पर बारी बारी से हम आएंगे, वह किसी एक संगठन का काम नहीं है। यहां तक कि पीएफआई की जो एक्टिविटीज थी उसमें केवल रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे, पीएफआई के साथ बहुत सारे ऐसे संबंध दिखे हैं। कई डॉक्यूमेंट सरकारों के इन्वेस्टिगेशंस में, सरकारी एजेंसियों के, जहां की पीएफआई सीपीआई माओइस्ट के साथ मिलकर के काम कर रहा था, पीएफआई क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिलकर के काम कर रहा था, जबकि पीएफआई जैसे संगठन और क्रिश्चियन मिशनरीज के आपस में संबंध खराब हैं। और चौथा, ये क्वाडरिगा है, हिंदी में बोले तो चौकड़ी, अंग्रेजी में क्वाडरिगा कहते हैं। क्वाडरिगा में पहला जो एलिमेंट है वो रेडिकल इस्लामिक आउटफिट्स हैं, दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, तीसरा नक्सलाइट या सीपीआई माओइस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और चौथा एक ग्रुप है जो इन तीनों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, जिसमें लीगल प्रोफेशनल्स हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं एक सेट का। तो आसपास में जितनी ऐसी घटनाओं का जिक्र आप देखेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लाइमलाइट को छुआ है, वह किसी एक संगठन का काम नहीं है, उसमें एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि अर्बन नक्सल्स घुसना चाहते हैं शहरों में, इसके भी प्रिस्क्रिप्शन 2007 का जो डॉक्यूमेंट है सीपीआई माओइस्ट का यूपीयूए, उसमें लिखा हुआ है। ये नए कपड़ों में सीपीआई माओइस्ट ये कहता है उस डॉक्यूमेंट में कि हमको कहां कहां पेनिट्रेट करना है। हमको शहरों में पूजा पंडाल की समितियों में जाना है, घुसना है। हमको आरडब्ल्यूए जो रेसिडेंट वेलफेयर कमिटीज हैं उसका हिस्सा बनना है। हमको अलग अलग संगठनों का हिस्सा बनना है। अभी 4 दिन पहले ऑफ इंडिया की स्टोरी थी कि पीएफआई के कैडर्स आरएसएस में घुसने का प्रयास कर रहे थे। हमको सरकारी सेवाओं में जाना है। हमको जो सफाई कर्मचारी, लेबर यूनियंस ऐसे संगठन है उसमें पेनिट्रेट करना है शहरों में। हमको यूनिवर्सिटी कैंपसेस और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें एक हमको ऐसा नेटवर्क बनाना है। तो बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, और आप जब हाल फिलहाल की घटनाओं को देखते हैं तो इसमें ये प्रिस्क्रिप्शंस जो 2007 के सीपीआई माओइस्ट के डॉक्यूमेंट में दिखे हुए हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये तो इंप्लीमेंटेशन में है, ये काम कर रहे हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सीपीआई माओइस्ट के 2007 के जो एजेंडेज जो उसमें लिखे गए हैं, उन एजेंडा के कैरियर के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है विनय जी, आपने लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आप ये डॉक्यूमेंट कह रहे थे, इसके अंदर जो लिखा है एक्शनेबल है कि ये करना है, पर करना कैसे है, होगा कैसे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और जरा आपसे सवाल भी पूछूंगा। एक राजरत्न अंबेडकर हैं जो दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम के मंच पर थे, बौद्ध भिक्षु के रूप में, भगवा कपड़े पहने हुए। उनका जो संगठन है उसे पोषित करने वाले, उसे अल्पसंख्यक की राजनीतिक ताकत देने वाले बहुजन शक्ति पार्टी नाम की है। उसमें जो 2 लोग थे उसमें एक आयोजक यलगार परिषद भीमा कोरेगांव वाले भी थे, और वो ऐसे भी थे जो भीमा कोरेगांव में
इस यलगार परिषद की हिमायत करते करते पीएफआई तक की भी हिमायत करने लगे। हाल में जब रेड पहली बार शुरू हुई, बैन बाद में हुआ, उन्होंने ये सब किया। नहीं साहब, ये सब नहीं करना चाहिए, पीएफआई तो बहुत बढ़िया संगठन है, वो जैसा आपने कहा कि मुखौटा भी है, बहुत सारे काम करता है, उनको मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब इतना सब होगा तो ये सारा रिश्ता क्या कहलाता है? क्या अकेला पीएफआई है, अकेला एक पीएफआई चेहरा है, या चेहरे बदल बदल करके, मोहरे बदल बदल करके? और फिर जब हम कहते हैं अर्बन नक्सल, तो अर्बन नक्सल के चेहरे कौन कौन दिखते हैं इसमें? जब पीएम ने कहा था कि गुजरात में अर्बन नक्सली नए कपड़ों में, मैं फिर से कह रहा हूं, तो उन चेहरों की भी, यानी कोई एक संगठन है या ये पूरी जमात है अलग अलग संगठनों की? ये जरा समझाइए। नहीं, एक संगठन का काम नहीं है। अब मान लीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम को ही अगर हम डिस्कशन में लाते हैं, तो राजेंद्र पाल गौतम तक ही हम चर्चा करेंगे तो हम फिर गलती कर बैठेंगे। ये जब भी हम ऐसे विषयों को देखते हैं तो थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा एक श्रृंखला देखनी चाहिए कि इस श्रृंखला में और ऐसी कुछ बातें कही गई हैं क्या। तो राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा वो श्रृंखला की दूसरी कड़ी थी। पहली जो बात कही गई वो अमेरिका में कही गई, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज थी, हाईटेक कंपनीज थी, उन्होंने एक क्रैश कोर्स शुरू किया अपने कर्मचारियों के लिए, और उस क्रैश कोर्स का नाम था अंडरस्टैंडिंग कास्ट हायरार्की, रिजिड कास्ट हायरार्की इन द इंडियन कास्ट सिस्टम। कास्ट को लेकर के पहला बार जो एक ऐसा सवाल, भारत को एक कटघरे में खड़ा करना या और कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, भारत को ऐसे आरोपित करना कि आप एक ऐसे देश हैं जहां रिजिड कास्ट हायरार्की वाला सिस्टम है आपके यहाँ। बात शुरू हुई तो उसके पक्ष में विपक्ष में एक बवाल भी खड़ा हुआ। उस कड़ी में दूसरी बात आती है जो राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं, उसी कड़ी में। और ये आश्चर्य मत कीजिएगा, ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं। ये एक पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम है जो काम करता है, और लगातार ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कई लोग कई बातें अलग अलग समय में कहते हैं ताकि एक माहौल खड़ा हो सके, उस पर एक फर्जी विमर्श खड़ा हो सके। राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा उसके मायने आप समझिए। राजेंद्र पाल गौतम ने बुद्धिज्म के बहाने बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुज्म करने का प्रयास किया, और ये जो अमेरिका में हुआ उस कड़ी का दूसरा पड़ाव था। और राजेंद्र पाल गौतम उस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के एमएलए और मंत्री हैं जिसकी अपनी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? फॉरेन फंडिंग से शुरू होती है। उनके जो नेता हैं वो जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन सोसाइटी से लेकर के फोर्ड फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जितना ये पूरा एनजीओ का एक तंत्र है विदेशी जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता रहा है। भारत ही नहीं, जहां जहां ये लोग काम करते रहे हैं वहां इनका हिस्ट्री खराब है, वहां इनके बारे में चर्चाएं गलत गलत हैं कि ये कुछ देशों के लिए, कुछ संगठनों के लिए ये एजेंडा सेट करते हैं। वहां से उस नेता का करियर शुरू होता है उनकी फंडिंग से। और जब पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे तो पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करते हैं। पीएफआई जैसे संगठनों के साथ इनके संबंध होते हैं। दिल्ली के दंगों में सीधे सीधे केवल इंस्टिगेट करने का नहीं, फंडिंग और सीधे सीधे पार्टिसिपेशन के इनके ये दिखते हैं आपको। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के बहाने राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा उसके बहाने, या अमेरिका में जो एक रिसर्च के बहाने किया गया उसके बहाने, एक ही काम किया जाता है कि फॉल्ट लाइन को फर्दर किया जाता है। हिंदू मुसलमान के बीच जो दुराव है उसको थोड़ा बढ़ाओ, जातियों के बीच को दुराव बढ़ाओ, स्त्री विमर्श के बहाने स्त्री वर्सेस पुरुष कर दो। एजिज्म एक आजकल है कि एक एज के बनाम दूसरा, मतलब कि जो युवा है बनाम बुजुर्ग कर दो। उसमें कई चीजें हैं कि जो अलग अलग जो प्रांत में थोड़ी बनावट अलग होती है, तो किसी का नाक चपटा है, किसी की नाक ऊंची है, उसको फॉल्ट लाइन के नाते इस्तेमाल कर दो। तमिल वर्सेस हिंदी को फॉल्ट लाइन के नाते इस्तेमाल कर दो। तो ये जो फॉल्ट लाइन थियरी है ये एक सेट और आजमाया हुआ फॉर्मूला है, और जो अमेरिका से शुरू हुआ कास्ट पे बहस, और जो आकर के एक पड़ाव के नाते जो आम आदमी पार्टी के नेता उनके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं, ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है। और उसका मकसद एक ही होता है कि भारत समाज के बीच जो ऐसा एक विभेद, उसको भ्रंश रेखा कहते हैं, उसको थोड़ा सा और ज्यादा फैलाने और बढ़ाने का काम करते हैं ये लोग। ये एक स्ट्रेटेजी के नाते होता है। ठीक है, आपने फॉल्ट लाइंस पे नारी पुरुष का विभेद आ जाता है, कथित रूप से सवर्ण दलित का विभेद आ जाता है, और इस तरीके जहां जहां उनको अंतर लगता है। मुझे याद है कि चुनावों से पहले, वो चाहे लोकसभा चुनाव थे 19 के, उससे पहले
या हाल के विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के थे, अक्सर आप ये घटनाएं अचानक तेजी से सुनने लगते हैं और आती कहां से हैं? सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि अचानक से दलितों पर इस देश में अत्याचार बढ़ गया। दूसरा विभेद हिंदू मुसलमान का, वो खड़ा होता ही है। अचानक से इस देश में मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला जाने लगता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी, उनसे छोटे वालों को ज्यादा शिकायत नहीं है, पर ये दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी को अचानक शिकायत होने लगती है कि डर में जी रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सारा फॉल्ट लाइन्स पर वार करना, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा, आपने जैसा कहा ग्लोबल एजेंडा का भी हिस्सा है। अब ये थ्रेट कहां है? मैं 2 एग्जाम्पल और आपसे पूछना चाहता हूं, जरा वो समझाइएगा भी। ग्रेटा थनबर्ग को राकेश टिकैत के कृषि आंदोलन से क्या मतलब था कि अगले दिन आप ट्रैक्टर कहां चढ़ाएंगे? वो ग्रेटा थनबर्ग से गलती से वो टूल किट रिलीज हुई। ऐसे ही दिशा रवि का भी मामला था। ये इंटरनेशनल जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या यूं कहें कि जो भारत विरोधी एक पूरा इकोसिस्टम, आपने ग्लोबल इकोसिस्टम कहा था, वो एक तरह की टूल किट बनाए खड़ा है कि अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमें भारत में किन फॉल्ट लाइंस पर और किन डेट्स पर, यानी उनका कैलेंडर बड़ा चकाचक है। कैलेंडर इतना शानदार है कि वो चुनाव भी जानते हैं, वो कब सरकार कहां क्या होने वाला है, बहुत कुछ उनको पता होता है। इस थ्रेट को आप कितना बड़ा मानते हैं? और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर है तो हाल में जैसा कहा कि गवर्नमेंट ने एनजीओज के पूरे नेटवर्क पर बहुत करारी प्रहार की है। कुछ नियम बदले हैं, उससे बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो ग्लोबल हमले आपके ऊपर होते हैं और उसके छोटे छोटे टूल जो हैं यहां अंदर बैठे हुए हैं, वो जो वार करते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है, थोड़ा सा समझाइएगा। और कुछ रोकने का कुछ आइडिया है? देखिए, भारत के सामने जो समस्याएं हैं, तो भारत के सामने समस्याएं केवल भारत की नहीं है, हम एक्सक्लूसिव नहीं है समस्या वाले देश। हमारे पास जो समस्याएं हैं, दुनिया के कई देश से हैं जो उस तरह की समस्याओं से झेल रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे और कमजोर माने जाने वाले देश हैं जिन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं उन समस्याओं से झेलने के लिए, उन समस्याओं से भिड़ने के लिए। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं आपको। भारत में जो विदेशी फंडिंग है, उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता था। अलग अलग समय पर हम लोगों ने नियम बनाए। अभी नया नियम में बदलाव किया, FCRA 2020 हम लेकर के आए। खूब हो हल्ला हुआ। फंडिंग्स को एक तरीके से रेगुलेट करने का और उसको ट्रैक करने का एक प्रोविजन रखा हमने। दूसरा कि जब एक नियम लेकर के आते हैं तो फिर वो दूसरे तौर तरीके में आते हैं। उनको थोड़े देर के लिए समस्या होती है, लेकिन दूसरा तौर तरीका फिर इजाद करते हैं। आजकल पॉकेट फंडिंग एक हो गया है कि एक साथ 1 करोड़ रुपया न भेज करके 200 लोगों के अकाउंट में 50-50 हजार रुपया भेजिए। वो 50-50 हजार रुपये यहाँ आके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर निश्चित काम के लिए लग जाते हैं। जो किसान आंदोलन जो हुआ उसमें इस पॉकेट फंडिंग का जिक्र आया, ये नया मॉडस ऑपरेंडाई था। दूसरा, आप देखेंगे कि फंडिंग की समस्या रसिया में भी थी। तो रसिया ने, जो रसिया का FCRA है, उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2015। नाम ही रख दिया कि अनडिजायरेबल। डिजायरेबल की आपकी जरूरत नहीं साहब, हम आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उन्हीं संस्थाओं ने अपनी दुकानें बंद की जो भारत में अपनी दुकान चला रहे थे। किसने बंद की? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके आने के बाद रसिया में अपना ऑफिस बंद कर दिया। हमारे यहां FCRA 2020 आने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बंद कर दिया। ऑक्सफैम बंद हो गया वहां। जॉर्ज सोरोस के जो संस्थाएं हैं और ओपन सोसाइटी, वो बंद हो गया वहां पे। कार्नेगी इंटरनेशनल बंद हो गया। ये सारे हिस्ट्री सीटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत में परेशानी करते हैं, जो एक किसी खास देश का एजेंडा दूसरे देश में लागू करते हैं, प्रेशर ग्रुप बना करके रशिया में कर रहे थे। उसी तरीके से अमेरिका, उसने FCRA की तरह फारा बनाया है। जैसे हमारे यहां FCRA है, उसका फारा है। तो अलग अलग देश अलग अलग नियम कानून एक ही समस्याओं को लेकर के अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। दूसरा कि आप हाल फिलहाल की सीरीज में देखिए घटनाओं को। अभी तुरंत ताजा ताजा क्या कौन सी लाइट को छुआ है या राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया है? अभी कौन सा खबर है? खबर यह है कि भारत जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 करके 107 पे आ गया है। टोटल 121 देशों में चर्चा का विषय बना है। ये देखिए कि ये हमको लगता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो कोई ऑथेंटिक संस्था होगी, कोई देश होगा, कई देशों का मिला के एक समूह होगा जो काम करता होगा? नहीं। 2 NGO हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्ट हंगर लाइफ, यूरोपियन NGO है। और सैंपल साइज क्या है? 140 करोड़ का देश है भारत का।
सैंपल साइज 3000 लोगों का है। सवाल क्या पूछते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए था और आपने कम खाया है, तो उस हिसाब से तो हम सब लोगों को कभी कभी साल में ऐसा आधे समय लगता है कि हमको और खाना चाहिए था, आज हमने कम खाया है। ये व्रत भी रख लेते हैं हम, तो व्रत रखते हैं, तो जितने व्रती हैं वो सब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो भारत को तो 121वें पे आ जाना चाहिए, तो रहम कर दिया है कि 107वें पर ला करके खड़ा किया है। अब उसमें आप देखिए कि कल यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है, और यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, हालांकि बहुत आंख मूंद करके यूनाइटेड नेशन पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो ये एक जो डेटा आया है, इसको कन्फ्रंट करता है। 2005 से 2021 के बीच में इस देश के 44 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 2005 से 2021 के बीच में 44 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, और भारत लगातार खिसकता खिसकता 107वें नंबर पे आ गया है। तो ये खुद में कॉन्फ्रंटेशन है। तो जब भी ऐसी कोई खबर आए, नाम वीआईपी लग रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो एक बार इसको पीछे जाना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि कौन संस्थाएं हैं। शुद्ध रूप से एनजीओ है साहब, ठीक है, जिनका कि नाम इतना बड़ा किया गया है कि अरे उन्होंने कह दिया तो भारत में ऑपोजिशन लेके उड़ गया कि साहब अरे आप यहां तो ये हो गया, यहां तो ये हो गया। ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है। जानबूझ करके ऐसे आंकड़े, ऐसे कहानियां फेंकी जाती हैं ताकि यहां पर भी लपकने वाले, उनका एक इकोसिस्टम है जो लपक करके उस पर अपनी कहानियां बनाते हैं, उस पर कहानियां लिखते हैं, उस पर एक फर्जी विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जाता है फर्जी आंकड़ों पर। इन सब चीजों को जानने समझने के अलावा एक बार इनसे बचने की भी जरूरत है, ऐसे 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 प्रोपेगेंडा एलिमेंट से। दूसरा, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स से थोड़ा सा पहले जाएं तो पीएफआई चर्चा में, ये गौतम जी चर्चा में थे, राजेंद्र गौतम चर्चा में थे। राजेंद्र गौतम का हम लोगों ने डिस्कस किया कि राजेंद्र गौतम ने जो कहा वो एक सीरीज का हिस्सा है, एक श्रृंखला का क्रम है, जिसमें राजेंद्र गौतम को ये कहना है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो ग्रेटा थनबर्ग को कहना है, मियां खलीफा को कहना है। तो ये उस कहने टूल के किट पीछे, का हिस्सा हुआ, टूल किट का हिस्सा। हाँ, उस कहने के पीछे पैसे मिलते हैं, वो इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसके पहले आप जाइए, राजेंद्र गौतम से पहले तो कौन सी सबसे बड़ी चर्चा थी? पीएफआई का बैन होना। मैं बता रहा हूं, बड़ी रोचक घटना है पीएफआई के बैनिंग पे। जितने टीवी स्टूडियोज थे उसमें जितने लोग पीएफआई के बैनिंग के खिलाफ बोल रहे थे, आपने गौर किया होगा, जितने टीवी स्टूडियोज थे उसमें यह बोल रहे थे, पहली बात, पीएफआई तो बैन हो गया, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं बैन हुआ? पहला सवाल। और कोई एक व्यक्ति नहीं, ये टूल किट इसलिए था क्योंकि इस सवाल पूछने में एक पैटर्न था। पहला सवाल, पीएफआई तो बैन हो गया, अच्छा है, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं बैन हुआ? दूसरा सवाल, पीएफआई को बैन करने में इतने साल क्यों लग गए? तीसरा सवाल, पीएफआई पे 5 साल का ही क्यों बैन लगा? चौथा सवाल कि एक व्यक्ति का नाम आया कि जिसने एफिडेविट दे रखा है एक कोर्ट में कि मुझे संघ परिवार ने पाकिस्तान भेजा था ट्रेनिंग लेने के लिए और बम बनाने सिखाने के लिए। ये 4 सवालों के सेट बार बार सारे प्रवक्ता ऐसे फेंक रहे थे सामने। तो जब पैटर्न दिखे सवालों में तो समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो स्वतः नहीं है, वो टूल किट का हिस्सा है। ये क्वेश्चनायर कहीं से बना करके दिया जाता है। अब सिंपल जवाब थे इसके बता रहा हूं कि एक एफिडेविट को दिखा करके लोग बोल रहे थे कि आरएसएस पर आरोप लगा है पाकिस्तान भेज करके ट्रेनिंग कराने का। एफिडेविट का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोर्ट में भी एफिडेविट का कोई वैल्यू नहीं है। मैं कुछ भी किसी के बारे में एफिडेविट दे सकता हूं, जजमेंट का वैल्यू है। तो एक ऐसे संगठन के बारे में जिसका कि 95 साल लगभग हो गया उसकी स्थापना को, आप एक जजमेंट निकाल करके लाइए कि एक झापड़ मारने के केस में कहीं कन्विक्शन हुआ है। आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं। इसी साल केरल हाईकोर्ट ने, जजमेंट को तो मानिएगा, केरल हाईकोर्ट ने 13 संघ के कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए छोड़ा कि इनके ऊपर हत्या के आरोप फर्जी थे और सीपीएम की जो सरकार थी वो पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थी। 5 साल का प्रतिबंध इसलिए लगता है क्योंकि सिमी पे भी 5 साल का ही प्रतिबंध है। वो 5-5 साल में प्रतिबंध एक्सटेंड होता है। सिमी का जो प्रतिबंध है 2024 में एक्सपायर हो जाएगा, फिर 5 साल का लगेगा।
तो इन सवालों में उलझाने का प्रयास कि 10 साल क्यों लग गए, 10 साल इसलिए लग गए क्योंकि नया संगठन था, नया मॉडस ऑपरेंडी था। इसको जानने समझने और इसको घेरने में भी भारतीय एजेंसियों के छक्के छूट गए। आपके जो संविधान के सॉफ्ट प्रोविजंस हैं उसी के हिसाब से काम करता है, और आपके केवल मान लेने से आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। उसका एक 360 डिग्री एनालिसिस करना होता है, और हम लोकतंत्र हैं इसलिए इतना समय लगता है। उसके पहले आप जाइए फार्मर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे टूल किट उसमें यह था। अभी 2 हफ्ते पहले 18 साल पूरे हुए सीपीआई माओइस्ट और पीडब्ल्यूजी के मर्जर को, जिस समय पीएफआई प्रतिबंधित हुआ उसी समय, और सीपीआई माओइस्ट का एक प्रेस रिलीज आया है, डिक्लेरेशन आया है 22 पन्ने का। उसमें सीपीआई माओइस्ट, दो हफ्ते पहले की बातचीत है, उसमें सीपीआई माओइस्ट ने यह कहा है कि किसान आंदोलन में किसान बिल का सरकार द्वारा वापस लिया जाना यह हमारे संगठन की विजय है, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, कॉमरेड्स ने, सीपीआई माओइस्ट के मेंबर्स ने दिल्ली के फार्मर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ये कोई पांचजन्य और विनय सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये सीपीआई माओइस्ट का डॉक्यूमेंट है जी, पब्लिक डोमेन में। डॉक्यूमेंट नहीं, पब्लिक डोमेन में इससे भी ज्यादा है। टिकरी बॉर्डर के वो सीन आपको याद होंगे जहां अर्बन नक्सलों के बाकायदा पोस्टर लेकर के ये कृषि आंदोलन वाले सब बैठे थे, तो ओपन था वो। उसके पहले आप देखेंगे तो किसी ने कुछ कह दिया, भाजपा के प्रवक्ता ने, देश भर में दंगे हो गए। अब दंगों में जो पैटर्न देखेंगे तो ऐसा दिखा कि दंगों की तैयारी पहले से थी, किसी एक बहाने की जरूरत थी। तो उसके थोड़ा पहले चलते हैं। एक कमलेश तिवारी ने कुछ कह दिया और लखनऊ में और दंगे हो गए। कलियाचक बंगाल में पूरा शहर जला दिया गया, थाने फूंक दिए गए। और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, कोई भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस ने नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस ने उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें निकला कि इन दंगों का कमलेश तिवारी का बयान से कोई मतलब नहीं था। ये दंगे इसलिए हुए क्योंकि यहां पे बीएसएफ और लोकल पुलिस ने मिल करके 15 दिन पहले गौ तस्कर, जो ड्रग्स स्मगलर हैं और जो फेक करेंसी के नोट्स की स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। और वहां पे चूंकि डेमोग्राफी बदल गया है, 70-80% लोग एक खास समुदाय के हैं, उनको पुलिस को सबक सिखाना था, इसलिए कमलेश तिवारी के बयान को बहाना बनाकर के वहां दंगे किए गए। उसी तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा, वो दंगे उसके बाद और उसके कारण नहीं हुए, दंगों की तैयारी पहले से थी, कोई एक बहाना ढूंढा गया और उस बयान को कवर फायर की तरह यूज किया गया। उसके पहले चले जाइए, सीए के दंगे हुए, सीए में पीएफआई का रोल आया, 100 करोड़ का मोबिलाइजेशन था, आम आदमी पार्टी का रोल आया। सीए के दंगों में आम आदमी पार्टी के नेताओं का बाद में कन्विक्शन हुए, उसमें चार्जशीट वार्जशीट फाइल हुई कि किस तरीके से पत्थर, कोई उनका पार्षद इकट्ठा कर रहा था तो उनका एमएलए कहीं फंडिंग कर रहा था, तो उनके कोई बड़े नेता पीएफआई के लोगों से बातचीत में थे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई घटना इकलौती एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। आज एक पूरा सेटअप है कि जो भारत विरोध में कुछ भी, कहीं भी ऐसा कुछ एक पोटेंशियल दिखता है, भले ही वो हाथरस में एक गैंग रेप की घटना का जिक्र आया था, ऐसी लार टपकनी शुरू होती है इन संगठनों की। और दुर्भाग्य है इस देश का कि कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पुराना इतिहास रहा है, वह इसमें रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो जाती हैं। बिना आपसे बात करने का बड़ा लंबा सिलसिला मुझे लगता है, मुझे क्योंकि बहुत सारी बातें आप बताते हैं तो वो जोड़ने का मन करता, पर एक जरा जब मैं इसकी माइनिंग कर रहा था पूरे किसान आंदोलन की, तो चलते चलते घूमते फिरते खालिस्तानी एलिमेंट्स और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस पीछे अमेरिका तक बैठे थे, और अमेरिका में वही जब आप बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, ये तो पूरा नेटवर्क। सवाल ये है कि इस समय, और बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा क्योंकि समय की थोड़ी हमें आगे एक सेशन और चाहिए, बड़ा थ्रेट क्या है? जॉर्ज सोरोस जो क्रूसेड करना चाहते हैं 2 तरीके से, भारत के अंदर कन्वर्जन, एक भारत की पूरी मार्केट पर कब्जा, और कन्वर्जन होगा तो कब्जा आसान हो जाएगा, ये दोनों सपने हैं। दूसरा एलिमेंट है इस्लामिस्ट, तीसरा एलिमेंट है खालिस्तान। और ये दोनों जॉर्ज सोरोस इनको डील करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग, ऐसा आप मानते होंगे, समझते भी होंगे। तो इन तीनों में से डायरेक्ट थ्रेट कौन सी है? क्या ये, या फिर इन दोनों के इस्लामिस्ट और खालिस्तानी जिनको पालने पोसने वाला है पाकिस्तान, इक्वल टू पाकिस्तान बोर्ड पे अगर लिखूं, बड़ी थ्रेट क्या है? और छोटे में हिट किस पे पहले करना चाहिए? करना तो सब पे है, हिट किस पे पहले करें? देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये दही के मथने जैसी होती है कि अब उसमें सबको रुचि अलग अलग है।
दही के मथने में किसी को छाछ चाहिए, किसी संगठन को किसी को मक्खन चाहिए, ठीक है, और सबको अपने अपने हिसाब से वो मिलता है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। आप ये देखिए कि चुनाव यहां जल्दी आने वाला है और ये एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब की तरह, अभी रूपा जी थी बंगाल की तरह। और बॉर्डरिंग स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई कैजुअल अप्रोच की पार्टी या एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में संदेह है या उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं, वैसी पार्टी अपना भविष्य तलाशने का प्रयास करती है, तो उसको भी अनायास मत लीजिए। संभव है कि ये डायरेक्शन उनके आकाओं से आए हैं ऊपर से, जिन्होंने उनको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन्होंने पाल पोस करके उनको इस स्टेज पे पहुंचाया है। एक बात आप समझिए, जब भी हम आम आदमी पार्टी सीधे ही बात करते हैं, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी का इतिहास ही है कि कहां कहां से फंडिंग्स आई उनकी। दूसरा, जब पंजाब के चुनाव हुए, पिछले विधानसभा के चुनाव, तो केजरीवाल का जो पहला ठहराव था, जो पहली बार वो रुके जिस व्यक्ति के घर पे, वो खालिस्तानी कमांडर था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक्स कमांडर था, और उसके घर रुक करके उन्होंने ये मैसेज दिया, एक ऐसी बात जो दब गई थी, जो छुप गई थी, जो राख के नीचे ऐसे दबी हुई छोटी सी चिंगारी थी, उसको हवा देने का प्रयास किया कि देखो मैं खालिस्तान रेफरेंडम के प्रति सॉफ्ट हूं। इतना ही नहीं, बाद में उनके बहुत सारे नेताओं ने, उनके राज्यसभा सदस्य, उनके बड़े बड़े नेताओं ने वहां यह कहा कि हम खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करते हैं, मंचों से कहा, उस पर आर्टिकल्स हुए हैं, उनके वीडियोज हैं, आप देखिएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए थे, मनीष सिसोदिया नंबर 2 हैं पार्टी के, आज तक उन बयानों का खंडन नहीं आया है। तो लगातार हर बार ये लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मौकों पे देश विरोधी ताकतों के साथ ऐसे खड़े रहने और दिखते रहने का एक उन्होंने ऐसा किया है। वो कभी नहीं कहते कि मैंने समर्थन किया है केजरीवाल, लेकिन आपके बड़े नेताओं ने जो बोला उसका आपने विरोध भी नहीं किया, उसका ये लाभ लेने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये गुजरात एक बॉर्डर एरिया है, दिल्ली बॉर्डर एरिया नहीं है, दिल्ली का कोई सीमा पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं लगता है, बंगाल का लगता है, पंजाब का लगता है। ये दुर्भाग्य होगा कि किसी बॉर्डरिंग और वो वैसे देश के साथ जो बॉर्डर लग रहा है जो कि बहुत सेंसिटिव है, वहां पे एक ऐसी पार्टी का आ जाना जो बहुत जिसके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं, वहां उसका एक वोट भी पा जाना, एक वोट भी उसको पा जाना, ये हमको लगता है कि ये हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। फिर आपने ठीक कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पंजाब से लेकर के हरियाणा बीच में आता है, पर बहुत ज्यादा नहीं, दिल्ली है, दिल्ली के पीछे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, और फिर यूपी का एक हिस्सा है, बिहार की बेल्ट, फुलवारी शरीफ, और अंत में बंगाल तक का एक कॉरिडोर की चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी चर्चा के लिए।